नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विद्या बिंदु सिंह जी की कहानी तख्ता। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए तख्ता। पंडित राम मनोहर घर के दरवाजे पर पड़ी टूटी चारपाई पर लेटे थे। कमर और घुटनों के दर्द से नीचे नहीं बैठ पाते थे। चारपाई झिलंगा होकर लटक गई थी। उतनी ऊंचाई से तुरंत उठ पाना कष्टदायक था। कई बार उठने की कोशिश की पर उठ नहीं पाए। गली में किसी की साइकिल की टुनटुन सुनकर आवाज लगाते जा रहे थे। कौन है भैया, जरा इधर आ जाओ। कई साइकिलें निकल गईं, मोटरसाइकिलें निकल गईं, पर कोई नहीं आया था। अब्दुल्ला मास्टर साइकिल रोककर उनके अहाते में आ गए। क्या है पंडित जी, मैं आपकी क्या मदद करूं, बताइए। पंडित जी का मन अभी भी छुआछूत की भावना से उबर नहीं पाया था। इस मलेच्छ के स्पर्श से कैसे बचूं, वे सोच रहे थे। अब्दुल्ला फरजानी जमादारिन का बेटा है। आरक्षण कोटे से मास्टरी की नौकरी पा गया है, किंतु पंडित जी को उठना भी जरूरी था। तीव्र लघु शंका से परेशान थे। मन ही मन ईश्वर को पुकार उठे, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है, और किसी को भेज देते। पर भगवान तो सदा से भक्तों की कठिन परीक्षा लेते रहे हैं। उन्होंने किसी और को नहीं भेजा। अब्दुल्ला को पंडित जी के मौन से चिंता हुई कि कहीं पंडित जी अचेत तो नहीं हो गए हैं। उनकी आंखें बंद हैं, पर अभी तो जोर से आवाज लगाई थी। अब्दुल्ला ने फिर से पुकारा, बाबा, और उनका हाथ पकड़कर हिला दिया। पंडित जी ने सोचा कि अब तो छू ही दिया है, तो बोल पड़े, अरे बच्चा, जरा उठा दे तो। अब्दुल्ला ने उन्हें एक तरह से गोद में लेकर ही उठा दिया। पंडित जी खड़े हुए तो लघु शंका की तीव्रता नहीं झेल सके और उनके वस्त्र भीग गए तथा नीचे की जमीन भी भीग गई। अब्दुल्ला ने उन्हें पकड़कर बम्बे तक पहुंचाया और घर के दरवाजे से ही आवाज दी, भौजी, पंडित जी के कपड़े दे जाइए। भीतर से एक भुनभुनाता स्त्री स्वर सुनाई दिया, यह बुढ़ाऊ न खुद चैन से बैठते हैं न किसी को बैठने देते हैं। वह घुंघरू थी, पंडित जी के दत्तक पुत्र की पत्नी। वह बाहर निकल आई तो देखा कि पंडित जी बम्बा पकड़े खड़े हैं। उसने अब्दुल्ला को देखा तो समझी कि इससे छू गए होंगे। तभी पंडित जी नहाने के लिए खड़े हैं। वह बोली, जाओ मास्टर जाओ, तुम कहां से आ गए। अब्दुल्ला ने कहा, भौजी, मैं तो स्कूल जा रहा था। पंडित जी ने आवाज लगाई, उठ नहीं पा रहे थे तो मैं आ गया। और भौजी, पंडित जी का तख्ता कहाँ गया। चारपाई टूटी है, उसी में धंसे पड़े थे। घुंघरू के स्वर में रोष झलक आया। मास्टर, जाओ, अपने स्कूल जाओ, अपने काम से काम रखो। दूसरों के घर का जमा खर्च जानने की जरूरत नहीं है। मास्टरी स्कूल में ही करो, सब जगह नहीं। अब्दुल्ला खिसियाया सा चल पड़ा। उसने पंडित जी की ओर देखा। वे बहुत निरीह लग रहे थे। उन्होंने एक हाथ से बम्बा चलाकर लोटे से पानी भर भर कर सिर के ऊपर डालकर नहा लिया और गीली धोती पहने खड़े थे। अब्दुल्ला चला गया। घुंघरू भीतर से मर्दानी धोती लेकर आई और पंडित जी के ऊपर फेंक कर वापस चली गई। पंडित जी ने बिना देह पोंछे ही धोती बदल ली। गमछा मांगने की हिम्मत नहीं हुई। कौन बड़बड़ाहट सुने। नहाने से पवित्रता का बोध मन को संतोष दे गया था, पर अब्दुल्ला को मदद के बदले जो अपमान झेलना पड़ा था, उससे उनका मन भर आया। पंडित जी अपने कपड़े अब खुद धोकर डालते सुखाते थे और उतार कर रखते थे। नहाने से पहले खुद ही ले लेते थे। जब पंडिताइन थी तब की बात ही और थी। वे उनका सारा काम करती थी। पंडित जी ने धोती पछार कर डाल दी। बाल्टी नहीं उठा पा रहे थे तो लोटा से ला लाकर लघु शंका से भीगी जमीन पर पानी डाल दिया और खड़े होकर पूजा करने लगे। गनीमत थी कि चारपाई पर बिस्तर नहीं था, नहीं तो उसे भी धोना पड़ता।
उन्होंने चारपाई पर भी पानी डालकर शुद्ध करने का संतोष कर लिया। तख्त के बिना उनको पूजा करने में भी कठिनाई हो रही थी। उसी पर बैठकर पूजा करते थे। उन्होंने खड़े खड़े ही माला जप ली। कल जब वे खेत से लौटकर आए थे तो उनका तख्त अपने स्थान पर नहीं था। उन्होंने पूछा तो घुंघरू का उत्तर था, भीतर बिछा लिया है, हमारी चारपाई टूट गई है, बच्चे को लेकर सोने में छोटी पड़ती है, आप चारपाई पर सो जाइएगा, आपके पोते के आराम के लिए ही तो ले गई हूं। पंडित राम मनोहर अवाक रह गए थे। आज उन्हें याद आ रहा था वह बहुत कुछ जो बीत चुका था। पंडित जी की पीठ और गर्दन में दर्द होता था तो डॉक्टर ने बताया था कि तख्त पर सोइए। सुनते ही पंडिताइन ने बढ़ई को बुलाकर तख्त बनवाने का हुक्म दे दिया था। उनको बैठाकर खड़ा करके उनकी सुविधा देखी गई थी कि कहीं उठने बैठने में कठिनाई न हो। 3 दिन में ही तख्त बनकर आ गया था। फिर उसमें पेंट हो गया था। उस तख्त के साथ पत्नी की यादें जुड़ी थीं। दंपति उसी पर बैठकर बातें करते। देर रात तक पंडिताइन उनके पास बैठकर उनकी मालिश करती। दवा दूध देकर उनके लेट जाने पर उनकी मसहरी लगाकर उड़ाकर तब सोने जाती। पंडित जी के मुंह से आह निकल गई। कौन जानता था कि वह पहले चली जाएंगी। कभी जब पंडिताइन कहती कि मुझे आपके कंधे पर चढ़कर सरजू तीर तक जाना है, अपने हाथ पैर ठीक रखिए, तब मैं डांट देता था, बड़ी स्वार्थी हो तुम मुझे अकेले बेसहारा छोड़कर जाओगी। तब पंडिताइन ने कहा था, मैं आपकी सेवा का इंतजाम करके जाऊंगी। और पंडिताइन ने एक 24 साल के ब्राह्मण लड़के को एक दिन लाकर खड़ा कर दिया था। वह उनके दूर के रिश्ते का एक गरीब लड़का था। इंटर के आगे पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था। कई खास रिश्तेदारों से मिल चुका था, पर अभी तक कहीं से मदद नहीं मिली थी। बहुत दूर के रिश्ते की इस चाची से मिलने वह उनके गांव में आ गया था। पंडिताइन ने उसकी व्यथा कथा सुनी और कहा कि मैं पंडित जी से तुम्हारे बारे में बात करूंगी, तुम हमारे पास रहो, हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा देंगे। पंडित जी ने उस गौरांग 6 फुटा जवान को देखा तो उसकी सरलता और विनम्रता पर मुग्ध हो गए। वह उनके पांव छूने के लिए साष्टांग दंडवत की मुद्रा में धरती पर पसर गया था। पंडित जी ने उसे उठाया तो उसकी आंखों में आंसू झिलमिला उठे थे। आज भगवान ने दिया होता तो अपनी औलाद भी इतनी बड़ी होती। उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर पूछा था, क्या नाम है बच्चा, कहाँ घर है। पंडिताइन ने उसका नाम मनोज और पूरा परिचय दूर की रिश्तेदारी के रिश्तेदार के रूप में गांव जिला सहित बता दिया और ऐलान भी कर दिया कि हमने इसे वचन दे दिया है, यह यहीं रहेगा हमारे बच्चे की तरह। पंडित जी मुस्कुरा उठे थे। ठीक है गौरा पार्वती जी, आपके फैसले के आगे कभी न शंकर जी ने नानुकुर किया और न मैंने ही। जो आप ठीक समझे करें, लेकिन इसके माता पिता की मंजूरी तो लेनी ही पड़ेगी। कल को कोई यह ना कहे कि हमारे लड़के को बहला फुसला कर रख लिया है। जमाना तो देख ही रही हो। अब पंडिताइन ने सिर हिलाते हुए हामी भरकर कहा था, हाँ यह बात तो सही कह रहे हैं पंडित जी। पंडिताइन ने मनोज से पूछा, बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या तुम हमारी औलाद बनकर हमारे साथ रहना चाहते हो। हम तुम्हें वैसे भी पढ़ाई का खर्चा दे सकते हैं, लेकिन यदि तुम चाहो तो हमेशा के लिए हमारे बन सकते हो। जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारे कई भाई बहन हैं और सबकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई के लिए तुम्हारे माता पिता परेशान हैं। मनोज ने कहा, आप जो कहेंगे वे लोग जरूर मानेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पंडित जी ने पत्नी से कहा, बहुत जल्दबाजी न करो, इतना बड़ा फैसला सोच समझकर लेना पड़ेगा। हमारे बहुत से रिश्तेदार इस बात से नाखुश भी होंगे, यह भी सोच लो, क्योंकि हमारे पास कई लोगों के कई तरह के संदेश दूसरों की मार्फत मिल चुके हैं। यह बात और है कि हमें ही अभी कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जो पढ़ने लिखने की लगन वाला हो, परिश्रमी हो। मनोज में हमें इसके सफल भविष्य के लक्षण दिख रहे हैं। कोई अमल और लत भी नहीं दिख रही है। लड़का होनहार है। ऐसे होनहार की मदद करना पुण्य का कार्य है।
15 दिन तक पंडित जी ने मनोज को अपनी कसौटी पर कसा और खरा पाया। वह सुबह 4 बजे उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पंडित जी के स्नान और पूजा पाठ का प्रबंध करता, फिर अलमारी में रखे हुए ग्रंथों को पढ़ता। पूजा घर से लेकर बैठक में रखी पोथियों को उसने व्यवस्थित करके नया रूप दे दिया था। मनोज ने उस दंपति का मन जीत लिया था अपने सरल, हंसमुख, परिश्रमी स्वभाव से। नौकरों आदि के साथ भी उसका मृदु व्यवहार और सहयोग भाव था। सभी उससे प्रसन्न थे। फिर उस लड़के के माता पिता को बात करने के लिए बुलाने हेतु मनोज को भाड़ा किराया देकर भेज दिया गया। चौथे दिन मनोज के माता पिता बेटे के साथ आ गए। परिचय होने और आओ भगत के बाद पंडित जी ने उनसे पूछा, हम आपके बेटे को अपना बनाना चाहते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? हम कानूनी तौर पर गोद लेकर मनोज को अपना वारिस बनाएंगे, लेकिन आपकी मंजूरी होने के बाद। उन्होंने पंडित जी का घर द्वार देखा, चाक चौबंद खेती बाड़ी देखी तो खुश हो गए। लड़का पढ़ लिख जाएगा, भले लोगों के साथ रहकर अच्छा इंसान बनेगा तो बुराई क्या है? इतने बड़े आदमी हमारा एहसान मानेंगे और हमारे सुख दुख में साथ निभाएंगे। हमारी दोनों बेटियों की शादी में भी मदद कर देंगे तो अच्छा घर बार मिल जाएगा। एक लड़के की जिंदगी बन गई तो वह बाकी भाई बहनों की भी जिंदगी बना देगा। सभी खुशी खुशी सहमत हो गए। वकील को बुलाकर गोदनामा तैयार कराया गया और कानूनी तौर पर मनोज पंडित राम मनोहर और पार्वती देवी का पुत्र बन गया। चुपचाप गोद लेने की कानूनी कार्रवाई के बाद पंडित जी ने सत्यनारायण की कथा सुनी। भाई बिरादरी, नाते रिश्तेदारों को भोज में आमंत्रित किया। काफी लोग भोज में शामिल हुए। सभी जानना चाहते थे कि यह लड़का किस कुल जाति का है, किसका है। कुछ लोगों ने व्यंग भी किया कि पंडित जी को अपने कुल खानदान में कोई नहीं मिला, जाने कहां से इस लड़के को पकड़ लाए हैं। मनोज सुशील, परिश्रमी और लगनशील था ही, पढ़ाई के साथ साथ नए माता पिता की श्रद्धापूर्वक सेवा भी करता रहा। प्रथम श्रेणी में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर नौकरी के रिक्त पदों पर आवेदन करने लगा। एमए की परीक्षा की तैयारी भी साथ में कर रहा था, लेकिन नौकरी मिलना कितना कठिन है, इस कटु अनुभव ने उसके उत्साह पर पानी फेरना शुरू कर दिया। आरक्षण के माध्यम से अपने फिसड्डी सहपाठियों को ऊंची सीढ़ियां फलांगते ऊपर पहुंचते देखा तो उसे कटु अनुभव हुआ। पंडित दंपति उसे गीता का मर्म समझाकर धीरज देते। चिंता ना करो बेटा, तुम अपना कर्तव्य करो। नौकरी नहीं मिली तो भी फिक्र ना करो, अपनी खेती बाड़ी संभालना। गांव में कहीं मास्टरी तो मिल ही जाएगी। मनोज पीसीएस, आईएएस, आईपीएस की प्रतियोगिताओं के फॉर्म भी भरता रहा तथा अन्य सरकारी नौकरियों के लिए भी अखबारों में पढ़ पढ़कर आवेदन करता रहा। उसके नए माता पिता इन सब पर आने वाले खर्च देने में कोई कोताही नहीं करते थे। जहां भी पता लगता, अपने सपनों की उड़ान को पूरा करने का प्रयास मनोज कर रहा था। लेकिन एमए कर लेने के बाद नौकरी न मिलने पर हताश होकर पंडित जी की सलाह मानकर प्राइमरी स्कूल की मास्टरी के लिए भी फॉर्म भरने लगा। एक बार उसका चयन प्राइमरी अध्यापक के रूप में पड़ोस के गांव के एक स्कूल में हो गया। पंडित राम मनोहर और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए। चलो, अब तो लड़का घर पर ही रहेगा, खेती बाड़ी भी देख लेगा। बुजुर्गों ने कहा भी है कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। यहां तो मनोज चाकरी में भी गुरु का पद पा गया है। नई पौध का गुरु होकर बच्चों में अच्छे संस्कारों की नींव डाल सकता है। यह तो धर्म का काम है। पहली तनख्वाह मिली तो उसको पूरा का पूरा पार्वती देवी ने पूजा पाठ दान दक्षिणा में ही खर्च करा दिया। मनोज का बैंक में खाता पहले ही खुलवा दिया था। अगले महीने से उसकी तनख्वाह उसके खाते में जमा होने लगी। प्राइमरी स्कूल की तनख्वाह भी अब आकर्षक हो गई है। अपने ऊपर खर्च करने की उसे कोई जरूरत ही नहीं थी। मनोज ने पंडित जी के कहने पर अपने माता पिता को 1000 रुपए महीना भेजना शुरू कर दिया था। आखिर उन्होंने जन्म दिया था, पाला था, उनके प्रति उसका कर्तव्य था। बहनों की शादी में भी इस परिवार ने खुलकर सहायता की थी। अब छोटा भाई इंटर में पढ़ रहा था। मनोज उसकी पढ़ाई के खर्च में भी मदद करता था।
पंडित जी की कोशिश रहती थी कि उस परिवार को कहीं ऐसा न लगे कि हमारी औलाद पराई हो गई। उस परिवार के एहसानमंद थे वे लोग पहले मनोज के माता पिता के पास गए तो उन लोगों ने पंडित जी के पास जाने को कहा कि वही मंजूरी देंगे। अभी तक बहुत रिश्ते आए थे पर पंडित दंपति को अनुकूल नहीं लगे थे। इसी गांव के पट्टीदारों ने भी कोशिश की थी कि हमारी बेटी पंडित जी की बहू बन जाए। मनोज दूसरे कुल गोत्र का था, इसलिए संबंध जोड़ने में कोई बाधा नहीं थी। गांव की कई लड़कियां मनोज के रूप और स्वभाव पर मुग्ध होकर इस घर की बहू बनने का सपना भी देखने लगी थीं। मनोज से बात करने, अपनत्व जोड़ने का प्रयास भी एक दो लड़कियों ने किया, किंतु मनोज इस गांव की हर बेटी को अपनी बहन मानता था और आदर व दुलार देता था। पंडित दंपति को भी लगता था कि मनोज के लिए उसी की तरह पढ़ने लिखने वाली सुशील बुद्धिमती कन्या ढूंढनी होगी, तभी मनोज खुश रहेगा। गांव की कोई भी लड़की उन्हें मनोज के अनुरूप नहीं लगी थी। मनोज के विद्यालय में एक अध्यापिका की नियुक्ति हुई। नाम था कंचन विश्वकर्मा। पहली बार देखते ही दोनों के मन में कुछ कोमल भाव अनायास जग गए थे, जो इसके पहले और किसी को देखने पर कभी नहीं जगे थे। मनोज ने सोचा, क्या इसी को प्रथम दृष्टि का प्रेम कहते हैं? किंतु फिर उसने बरबस अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, क्योंकि वह जानता था कि जाति का बंधन इस प्रेम को स्वीकार नहीं करेगा। किंतु उसके लिए उसी स्कूल में रहकर मन को समझा पाना कठिन था। कंचन की शालीनता, सद्व्यवहार, बुद्धिमत्ता सब कुछ इतनी सराहनीय थी कि सफल जीवन संगनी के रूप में वह बार बार मनोज के सपनों में आने लगी थी। मनोज गंभीर और उदास रहने लगा था। पार्वती मां ने अनुभव किया कि इसके लिए जीवन साथी तलाशना जरूरी हो गया है। यही उम्र है जब बच्चे सपनों में जीने लगते हैं। पंडित दंपति अब सुशील कन्या की तलाश में लग गए थे। अब मनोज के लिए वर देखा आने लगे थे। मनोज अभी शादी को तैयार नहीं था। वह अपने ऊंचे सपनों को पूरा करने के लिए अभी भी प्रयासरत था। प्राइमरी स्कूल की मास्टरी उसका लक्ष्य नहीं थी। यह नौकरी तो पंडित जी का मन रखने के लिए उसने कर ली थी। मनोज अब पंडित जी की ओर से नाते रिश्तेदारी में काज प्रयोजन पड़ने पर निमंत्रण पर जाने लगा था। एक बारात में गया तो एक कन्या के परिजनों की नजर में समा गया। उन लोगों ने पता लगाया उसके कुल खानदान का और पंडित जी के दत्तक पुत्र के रूप में उसे जानकर तो उनकी बाँछें ही खिल उठी। इस नए आए रिश्ते को हर नजर से वे ठीक पा रहे थे। लड़की का फोटो पसंद आ गया था। वह लंबी, छरहरी, सुंदर थी। इसी वर्ष बीए पास किया था। परिवार भी कुलीन था, पर आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था। किंतु पंडित जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उन्हें कौन सा दान दहेज लेना था। उन्होंने कहा, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मनोज मेरी दूर की रिश्तेदारी का लड़का है। मैंने इसे गोद लिया है। इनके माता पिता से भी मिलकर बात कर लीजिए। उन लोगों ने बताया कि उन्होंने ही आपके पास भेजा है। पंडित जी स्वयं ज्योतिषाचार्य थे। वर कन्या की कुंडली मिलाई तो प्रसन्न हो गए। हर दृष्टि से कन्या मनोज के अनुकूल थी। मनोज ने अभी शादी करने को मना किया तो पार्वती ने कहा कि लड़के लड़कियां तो संकोचवश मना करते ही हैं। वह कहेगा थोड़े कि मेरा विवाह कर दो। विवाह की सही उम्र हो गई है, इसलिए आप हां करिए, मैं मनोज को समझा लूंगी। लेकिन पंडित जी ने मनोज को लड़की दिखाने की बात की। कन्या पक्ष राजी हो गया। मनोज को यह सब बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा कि मैं किसी लड़की को देखकर नापसंद कहकर मना नहीं कर सकता। यह लड़कियों का अपमान है। यदि आप लोगों की इच्छा है तो जो चाहें करें। कहने को तो वह कह गया, पर भीतर ही भीतर उसका मन कसक उठा था। फिर पंडित जी ने मनोज के बहन बहनोई को कन्या देखने का कार्य सौंपा। उन्होंने कन्या पसंद कर ली। फिर क्या था, विवाह की तारीख पक्की हो गई। निमंत्रण पत्र बट चुके थे। लेकिन पार्वती मां को मनोज की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही उदासी चौंका गई। उन्होंने मनोज से बहुत पूछा कि वह क्यों उदास है, पर मनोज ने कहा कि कोई बात नहीं है।
पार्वती माँ ने पंडित जी से अपनी शंका बताई कि कहीं मनोज किसी और लड़की को चाहता तो नहीं। मनोज रोज रात को डायरी लिखा करता था। जिस दिन बारात जानी थी उसी दिन कुछ सामान तलाशते हुए पार्वती को वह डायरी मिल गई। पार्वती ने डायरी पलटना शुरू किया तो उसमें तरह तरह के चित्र बने हुए थे। कहीं सुंदर आंखें थीं जिनमें आंसू की बूंदें थीं, तो कहीं सुंदर चेहरे को बनाकर काट दिया गया था। पार्वती का माथा ठनका। उन्होंने पंडित जी को डायरी दिखाई। पंडित जी अपनी कोठरी बंद करके डायरी पढ़ने लगे। यद्यपि उन्हें लग रहा था कि यह उचित नहीं है, फिर भी बेटे के मन को समझने के लिए उसे पढ़ना जरूरी लगा। मनोज ने जाति प्रथा पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। सच्चे प्रेम और परिवार के बीच किसे चुनना चाहिए, इस पर अंतर्द्वंद था। पंडित जी सोच में पड़ गए। पत्नी को बुलाकर सलाह ली। दोनों ने मनोज को कोठरी में बुलाकर पूछा कि तुम्हारे मन में कोई बात हो तो अभी भी बता दो। लेकिन वे डर भी रहे थे कि यदि इस विवाह को रोकना पड़ा तो दोनों पक्षों की बहुत बदनामी होगी। उन्हें लग रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वे ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि मनोज कोई ऐसी बात न कह दे जिससे विवाह रोकना पड़ जाए। उनकी प्रार्थना सफल हुई और मनोज ने उनसे मन की बात नहीं बताई, यह कहते हुए कि डायरी में ऐसे ही मैं कविताएं कहानियां लिखा करता हूँ, चित्र बनाया करता हूँ। पंडित दंपति समझ गए कि मनोज अपने मन की बात नहीं बता रहा है, हमारी खुशी के लिए छिपा रहा है। पार्वती माँ ने अलग से जब बहुत पूछा तो मनोज ने इतना बताया कि दूसरी जाति का होने के कारण यह संबंध जोड़ना आपके लिए कठिन होगा। पार्वती ने पंडित जी को सूचित कर दिया था, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। बाहर बारात प्रस्थान के लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, बाजे बज रहे थे और उस शोरगुल में मनोज के मन का दर्द और उसके माता पिता की दुश्चिंता सब दब गई थी। धूमधाम से पंडित जी की वेदी से बारात ने प्रस्थान किया। विवाह हुआ, बारात लौटी और गृह लक्ष्मी के रूप में घुंघरू का स्वागत हुआ। घुंघरू का रूप सौंदर्य देखकर दोनों परिवार गदगद थे। जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान दहेज में मिला था वह सब मनोज के जन्मदाता परिवार को दे दिया गया था। डाल भेजने और मुंह दिखाई में पंडित दंपति ने घुंघरू को गहनों से पूरा सजा दिया था। मुंह दिखाई और छुआ खवाई में रिश्तेदारों और गांव भर के लोगों से भी खूब उपहार मिले थे। इस परिवार ने अभी तक केवल सबको दिया ही था, पहली बार तो लेने का अवसर आया था। पंडित जी ने अपनी ओर से भी सभी को नेकचार से संतुष्ट कर दिया था। बहू से पांव छुआई कराकर सभी को कुछ न कुछ उपहार या मुद्रा दी थी। प्रजा लोग भी मुंह मांगा नेक पाकर आशीष दे रहे थे। शादी की चहल पहल बीत गई। पार्वती ने बहू को गृहिणी का कर्तव्य और व्यवहार सिखाना शुरू कर दिया था। अपने पति की प्रसन्नता और सुख के लिए सीता की तरह आदर्श प्रस्तुत करने की सीख दी। घुंघरू चुपचाप सुनती रही। इतने अभावों में पली घुंघरू को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका भाग्य इतना अच्छा है। सुदर्शन सुशील पति, धन संपत्ति से भरा घर, सब कुछ देखकर वह आवाक सी थी। गांव में होकर भी शहर की सारी सुख सुविधाएं थी। बिजली थी, पानी की मोटर थी, आटा चक्की थी, धान कूटने की मशीन थी, नाइन कहारिन लगी थी। उसने बचपन से ही अपने घर गांव की स्त्रियों को दिन भर कूटते पीसते, पानी भरते, झाड़ू बुहारू करते, बर्तन मांजते देखा था। वह समझती थी कि शादी के बाद घर परिवार का काम करना और बच्चे पैदा करना पालना यही स्त्रियों की जिंदगी है। फटे पुराने कपड़े सिलते, पहनते पहनाते और पुरुषों को खिलाकर बचा कुचा खाते हुए ही स्त्रियों को उसने देखा था। यहाँ सारा बचा कुचा भोजन नाइन कहारिन ले जाती थी और जूठन पशुओं की हौदी में डाला जाता था। उसके मन में हुक उठती, इतना सारा खाना नौकरों को दिया जाता है, ऊपर से खेत भी दिया गया है, तभी तो सब लल्लो चप्पो करते रहते हैं। मनोज पत्नी के प्रति भी अपने कर्तव्य निभाता, पर अपने मन से कोई उपहार लाकर नहीं दिया था। पार्वती माँ स्वयं ही उसके लिए कुछ न कुछ मंगाती रहती थी। दिवाली पर मनोज माँ पिताजी के लिए कपड़े लाया। पार्वती माँ ने पूछा,
बहू के लिए और अपने लिए क्या लाया? वह बोला, घुंघरू के पास तो इतने सारे कपड़े हैं, मेरे लिए भी शादी में बने थे। पार्वती माँ ने रुपए देकर कहा, कल अपने लिए और बहू के लिए भी कुछ ले आना। मनोज ने दूसरे दिन घुंघरू के लिए साड़ी लाकर माँ जी के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, आप दे दीजिए। माँ जी ने घुंघरू के हाथ में थमाते हुए कहा, लो अपने पति की ओर से दिवाली का उपहार। घुंघरू ने बहुत धीरे से मनोज को सुनाते हुए कहा, क्या पति को स्वयं देने में लाज लग रही है? मनोज ने इसे परिहास समझा, लेकिन उसके चेहरे की मुद्रा देखकर महसूस किया कि उसे यह बात पसंद नहीं आई। इसी प्रकार कई अवसरों पर उसने अनुभव किया कि उसकी पत्नी को मेरा माता पिता को अधिक समय देना खलता है, किंतु उसने इस बात की परवाह नहीं की। घुंघरू का स्वभाव इतनी तेजी से रंग बदलेगा, किसी को इसका अंदेशा नहीं था। मनोज बराबर प्रतियोगी परीक्षाएं और साक्षात्कार देता रहा। परीक्षाएं भी अच्छी होती, सफलता की पूरी आशा भी होती, किंतु लिखित परीक्षाओं की सफलता के आगे भी साक्षात्कार अच्छा देने के बावजूद भी नियुक्ति में बाधा हो जाती। वह जब हताश होने लगता तो राम मनोहर बाबूजी की गीता के कर्मयोग की बातें उसे फिर से जुटने की प्रेरणा देती। इसी बीच घुंघरू ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस परिवार ने इतनी खुशी मनाई, इतने पूजन अनुष्ठान किए, प्रीति भोज का आयोजन किया कि लोग अभी तक चर्चा करते हैं। पार्वती ने किसी भी नाते रिश्तेदार को आमंत्रण से वंचित नहीं किया था। इसी बीच मनोज को एक बंद लिफाफा मिला, जिसमें उसकी नियुक्ति रेल विभाग में स्टेशन मास्टर के पद पर हो गई थी। नियुक्ति से पहले उसे ट्रेनिंग पर बुलाया गया था। पंडित जी मनोज को बाहर भेजने में ऊहापोह कर रहे थे, किंतु पार्वती ने समझाया कि बेटे की इच्छा जो हो उसे करने दो। मनोज भी जाने के लिए उत्सुक था। उसे भ्रमण का और तमाम लोगों से मिलने का बहुत शौक था। घुंघरू भी चाहती थी कि शहर में जाए, खूब घूमे फिरे और अपने परिवार के साथ स्वतंत्र रहे। मनोज ट्रेनिंग पर चला गया। इस बीच पार्वती को तेज बुखार आया और 3 दिन के अंदर ही उनका स्वर्गवास हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें मस्तिष्क ज्वर हुआ था। मनोज को खबर हुई, वह आया तो केवल अंतिम दर्शन कर सका। पंडित जी ने मनोज के साथ कंधा देकर पार्वती को अंतिम यात्रा के लिए विदा किया, स्वयं मुखाग्नि दी और उन्हें लगा कि संसार समाप्त हो गया है। वह सोच रहे थे कि अब जीना दुर्वह होगा। पार्वती ने तो अपना वादा पूरा कर दिया था, एक बेटा बहू और मन लगाने के लिए एक पोता देकर स्वयं विदा हो गई थी। पार्वती थी तो पंडित जी घर के कामों से निश्चिंत थे। खेती बाड़ी के कामों में भी पार्वती ही अधिक सक्रिय थी। नौकर चाकर, मजदूर, हलवाहे, चरवाहे सबकी चिंता करते हुए सबको अनुशासन के घेरे में रखती थी। हर काम बेहतर तरीके से चल रहा था, किंतु पार्वती के जाते ही उनके पास सबकी शिकायतें आने लगीं। किसी को खाना दाना पानी समय से नहीं मिल रहा था तो किसी को अच्छा व्यवहार। वे सुनते और चुप रह जाते। स्वयं किससे कहते? उन्हें भी न समय पर जलपान मिलता न खाना। कहारिन खाना बनाकर रख जाती थी, केवल परोस कर खिलाने की जहमत भी घुंघरू नहीं उठाना चाहती थी। जब मनोज आता तो घुंघरू का व्यवहार कुछ और हो जाता। मनोज भी संतुष्ट होकर जाता कि पत्नी बाबूजी की सेवा कर रही है। मनोज ने कहा, बाबूजी, अम्मा के न रहने से घुंघरू को बच्चे को संभालने में परेशानी हो रही है। वह आपकी भी देखभाल ठीक से नहीं कर पाती, इसलिए अपनी माँ को बुलाना चाहती है। मनोज चला गया और एक दिन घुंघरू की माँ आ गई। घुंघरू जब आई तो वह बहुत धीरे धीरे बोलती थी, लेकिन उसकी आवाज दिन प्रतिदिन तेज होती गई। पार्वती माँ के जाने के बाद तो वह इस घर की एक छत्र स्वामिनी हो गई थी। मनोज की ट्रेनिंग तो पास के ही नगर में थी, लेकिन नियुक्ति मुगल सराय स्टेशन पर हुई। घर से दूर होने के कारण अब मनोज का आना महीने बाद ही हो पाता था। पंडित जी के लिए चाय में दूध की मात्रा नगण्य होती जा रही थी। रात को 1 गिलास दूध अदरक डालकर पीते थे, वह भी बंद हो गया। कहारिन से कहलाया गया कि दूध बच्चे के लिए
और बच्चे की माँ के लिए ही कम पड़ रहा है। कहारिन ने ही धीरे से बताया, पंडित जी मैं क्या कहूँ, पहले दूध में ही चाय बनती है और बहू जी की माता जी अपने और बेटी के लिए निकालकर उसके बाद उसी में पानी डालकर बनाती हैं, जो आपके लिए और हम नौकरों के लिए होती है। बाबूजी, यह अंधेर मुझसे नहीं देखा जाता। अम्मा जी के जाते ही यह सब क्या हो गया? हम लोगों की कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए, कहकर वह फपक पड़ी थी। पंडित जी चुप रहे। उन्होंने कहारिन से भी चुप रहने को कहा। गांव घर में किसी से इसकी चर्चा मत करना, इसमें हमारी ही बदनामी है। मनोज को भी यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो उसका घर टूट जाएगा और मन भी। जब से पंडित जी ने मनोज को गोद लिया, तब से अपने भाई बिरादरी के लोग नाराज हो गए थे। क्या अपने खानदान में बच्चे ही नहीं थे, या हम लोग इस लायक नहीं थे? घुंघरू की मां के आने के बाद घुंघरू के व्यवहार की खबरें पूरे गांव में ही नहीं, सारी रिश्तेदारी में प्रचारित हो गई थीं। सुबास धीरे धीरे फैलती है और बहुत दूर नहीं जाती, लेकिन दुर्गंध बहुत तेजी से दूर दूर तक फैल जाती है। नाते रिश्तेदारों और बिरादरी वालों को इस समाचार से खुशी मिली और वे नमक मिर्च लगाकर इसे प्रचारित करने में लग गए। इधर पंडित जी पत्नी वियोग की चोट से आहत थे ही, खाने पीने की भी असुविधा हुई तो कमजोर होते जा रहे थे। लोग आ आकर तरह तरह की बातें सुनाकर उनकी शांति और भंग करने लगे। कोई कहता, अरे पंडित जी, अपना खून अपना ही होता है, परायों के लिए आप जान भी दे दीजिए, लेकिन वे एहसान नहीं मानेंगे। क्या नहीं किया आपने मनोज के लिए? क्या उसे आपका दुख दर्द समझने की जरूरत नहीं है? कोई कहता, पंडित जी, शादी ब्याह अपने से बराबर वालों में करना चाहिए। कितने रिश्ते आए, हमने भी कितने रिश्ते भेजे, किंतु आपको नहीं पसंद आए। खैर, जो लिखा होता है वही मिलता है। जब कोई दया दिखाता या पंडित जी की तकदीर पर तरस खाता तो उन्हें और पीड़ा होती। पूरे गांव में अधिकांश घर ब्राह्मणों के थे, बाकी एक एक घर नाई, कहार, बारी और 2 घर हरिजनों के थे और एक घर जमादार का था। गांव का नाम ही था बामनपुरवा। ब्राह्मण परिवार लगभग सभी नाखुश थे, बाकी सभी परजापौनी के नाम से जाने जाते थे। परजापौनी घरों के सभी लोग इस घर से अभी तक बहुत पाते रहे। अब मिलना कम हुआ तो दूसरे घरों से उन्हें फुसलाया जाने लगा और वे धीरे धीरे दूसरे घरों में लगने लगे। एक कहारिन और फरजानी जमादारिन का बेटा अब्दुल्ला ही पंडित जी की व्यथा को समझते हुए उनके प्रति चिंता करते थे। वे देखते थे कि आए दिन घुंघरू के मायके वाले आते और जाने क्या क्या ढो ढो कर ले जाते। घुंघरू ने अपने भाई सुंदर को भी यह कहकर बुला लिया था कि खेती बाड़ी का काम वह संभालेगा। यह बात और थी कि सुंदर केवल नौकरों मजदूरों पर रौब गांठता था और स्वयं सुरती खाता, गांजा बीड़ी पीता हुआ पूरे गांव में घूमकर अपनी दबंगाई दिखाता रहता था। उसकी बदसलूकियों से गांव वालों ने पंडित जी के दरवाजे पर आना लगभग बंद कर दिया। अब की बार जब मनोज आया तो उसके कानों में भी ये सब बातें पड़ी और उसने घुंघरू से पूछा तो घुंघरू के स्थान पर उसकी मां बोल उठी, यह बात तो ठीक नहीं है बबुआ। पंडित जी ने आपसे जो शिकायत की वह सही नहीं है। वह बूढ़े आदमी हैं, राम राम करना चाहिए उन्हें। तुम दोनों के बीच भेद डालना अच्छी बात नहीं। सुनकर मनोज आवाक हो उठा। बाबूजी ने तो पूछने पर भी कुछ नहीं बताया था। वह कितने दुबले हो गए हैं। देखकर मनोज ने पूछा तो बस इतना कहा था कि इधर तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पर उनकी उदास आंखें बहुत कुछ कह गई थीं। ऐसे बाबूजी के लिए यह आरोप वह सहन नहीं कर पाया था और उसने साफ कह दिया था कि सुंदर को वापस भेज दीजिए, यहाँ का काम मैं किसी और से करा लूंगा। इतना सुनते ही माँ बेटी नाराज हो उठी थीं और मनोज के जाने के बाद पंडित जी की रोटियां और कड़ी हो गई थीं। सब्जी दाल की कटोरियां और खाली होने लगी थीं। पंडित जी दमा के मरीज थे। वैद्य जी ने कहा था कि खाना जल्दी खा लिया करें, लेकिन कहारिन को जल्दी भोजन बनाने की अनुमति नहीं थी।
उन्हें सुबह का बासी खाना परोसकर देने का आदेश कहारिन को मिल गया था, क्योंकि रात में वे लोग देर से खाते थे और उन्हें गरम गरम चाहिए था। पंडित जी समय से पहले ही अधिक बूढ़े होने लगे थे। मनोज का घर आने पर अब मन बोझिल हो जाता था। उसने बहुत प्रयास किया कि पत्नी की मानसिकता को बदल दे। जिस पिता ने उसे इस लायक बनाया कि आज वह यहां खड़ा है, उसके प्रति उसका बड़ा कर्तव्य है, किंतु घर जाकर भी वह उनके लिए कुछ नहीं कर पाता था। पंडित जी के पास वह अधिक देर बैठ जाए या उनके लिए कुछ उपहार लाए और स्वयं दे दे तो पत्नी की त्योरियां चढ़ जाती थीं। अपनी थाली लेकर वह पिता के पास खाने बैठ जाए और उनकी थाली भी साथ में मंगवाए तो घर में कलह का वातावरण बन जाता था। घुंघरू घनघनाते हुए कहती थी, एक दिन के लिए आते हैं तो हमारे साथ बैठने और खाने का मन नहीं करता। उपहार अपने हाथ से देते हैं, जैसे मैं किसी और को दे दूंगी। मनोज चुपचाप सुन लेता था। उसे पता चल गया था कि बाबूजी के लिए जो ऊनी चादर वह पिछली बार दे गया था, वह उन्हें नहीं मिली थी। उसका मन पत्नी और उसके परिवार की मानसिकता से क्षुब्ध हो जाता था। इस घर के सारे वैभव का सुख उठाने वाले लोग इस घर के स्वामी को इस तरह दुख दे रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं इतना विवश इसलिए हो गया हूं कि बाबूजी की और उनके कुल की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बाबूजी मुझे भी सारा जहर पीकर चुप रहने को कहते हैं, लेकिन वे नीलकंठ शिव बनकर गले में विष रख सकते हैं, किंतु मुझ में उतनी शक्ति नहीं है। उसके मन में आया कि पंडित जी को अपने साथ शहर ले जाकर रखूं, लेकिन संबंध और बिगड़ जाएंगे। घर की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी, क्योंकि पत्नी से अब उसे किसी भी शालीनता की उम्मीद टूटती जा रही थी। यद्यपि अपनी ओर से उसकी पूरी कोशिश थी कि घर में शांति और सौमनस्य बना रहे। पत्नी की जिद है कि मुझे शहर ले चलो, लेकिन वह जानबूझकर उसे अपने साथ नहीं ला रहा था कि पिताजी अकेले हो जाएंगे। इस बात से पत्नी की नाराजगी और बढ़ती जा रही थी। ऐसे क्षणों में उसकी स्मृति में कंचन का सौम्य चेहरा घूम जाता था। कंचन ने विवाह नहीं किया था। उसने अपने जीवन का मकसद ढूंढ लिया था समाज की सेवा में। वह विद्यालय के कार्य के बाद बच्चों और वृद्धों की सहायता के लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा गांव में जरूरतमंदों के लिए वह खर्च कर देती थी। एक बार वह पंडित जी के गांव भी आई और गांव की स्त्रियों को बुलाकर सफाई और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। पूरे गांव की स्त्रियां पंडित जी के दरवाजे पर ही एकत्र हुई थी। पंडित जी को जब कंचन ने अपना परिचय दिया था और बताया था कि मनोज जी जिस स्कूल में पढ़ाते थे, मैं उसी में पढ़ाती हूँ, उनके साथ ही मेरी नियुक्ति हुई थी। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मेरे गांव को भी जागरूक करने के लिए वहां भी जाना। कंचन की बातें सुनते ही पंडित जी को मनोज की डायरी याद आ गई थी और उन्हें लगा कि यह वही कन्या है जो मनोज के मन में बस गई थी। सचमुच जाति प्रथा के झूठे बंधन ने मेरे बेटे का अहित किया। उनका मन पछतावे से भर उठा। बिल्कुल मनोज के अनुरूप कन्या है यह कंचन। हमने इस बंधन को तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई थी, पर अब पछताए होत क्या। आज के तख्त की घटना ने पंडित जी को बहुत कुछ याद दिला दिया था और सावधान भी कर दिया था। विगत स्मृतियों में खोए पंडित जी वर्तमान में लौट आए थे। अब्दुल्ला को मदद के लिए आने पर उनके मन में छुआछूत का जो विचार उठा था, उस पर वे मनन करने लगे थे। हमारे धर्म ग्रंथों ने सभी में एक आत्मा मानने का जो संदेश दिया है, उसमें छुआछूत का विकार कहां से आ गया। आज जब मैं पुकार रहा था तो कई साइकिलें और स्कूटर बगल से निकल गए थे। किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी थी। केवल अब्दुल्ला मेरी मदद को आया था। उसे अपमानित भी होना पड़ा था। क्या मेरे मन में मंथन के लिए यह अवसर ईश्वर ने दिया? वह सोच रहे थे। पूरे दिन पंडित जी ने कुर्सी पर बैठकर और टहलकर बिता दिया था। रात को उस झिलंगा चारपाई पर सोने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सोच रहे थे कोई आएगा और मेरे सोने के लिए व्यवस्था करेगा, किंतु किसी ने आकर ना उनसे कुछ पूछा न कहा। रात को कहारिन खाना लेकर आई तो उससे उन्होंने कहा, मेरे सोने का इंतजाम कर दो।
थकान और मन के दर्द तथा आक्रोश से क्षुब्ध उनकी आंखें भर आई थीं। आवाज भर्रा गई थी। उनका बिस्तर बटोरकर अनाज के बोरों के ऊपर रख दिया गया था। कहारिन को असमंजस में उदास खड़ी देखकर उन्होंने कहा, इन्हीं बोरों के ऊपर बिछा दो, इस पर से अपने आप उठकर खड़ा तो हो जाऊंगा। कहारिन ने चुपचाप बोरियों को समतल करके उसी पर उनका बिस्तर बिछा दिया था और वे उसी पर लेट गए थे। दूसरे दिन स्कूल जाते समय भी अब्दुल्ला आया और पूछा, पंडित जी, आपकी तबीयत कैसी है? मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। पंडित जी ने कहा, बेटा, मेरे लिए एक तख्ता बनवा दो। अब्दुल्ला ने कहा, तख्ता आज शाम तक आ जाएगा। पंडित जी को लगा कि आज अब्दुल्ला को बेटा कहने में उनकी आत्मा से यह शब्द निकला था। उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि परिवार की सीमा बांधने और बंधने से कष्ट ही मिलता है। वैसे तो सारा संसार ही परिवार है। यह ज्ञान हो जाए तो मोह के सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। शाम को अब्दुल्ला एक बैलगाड़ी पर लदवाकर बाजार से एक तख्ता ले आया। उसे बिछाकर उसने पंडित जी को उस पर बिठाया और सलाम किया तो पंडित जी की आंखें छलक उठी। आज उनके मन में उसके छूने से घिन नहीं आई, बल्कि उसके स्पर्श में आत्मीयता का गहरा आश्वासन मिला था। उस तख्त पर उन्होंने अपने हाथ से बिस्तर बिछाया और रात में सोए तो सपने में पार्वती को देखा। पार्वती हंसते हुए कह रही थी, चिंता ना करो, अपना काम खुद करने की कोशिश करो, अपना ख्याल खुद रखो, किसी से आशा ना करो, जब नहीं कर पाओ तो मेरे पास आ जाना। उनका मन हल्का हो उठा था और अपने भीतर वे ताकत महसूस करने लगे थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।